नमस्कार दोस्तों। तो हम ध्येय आईएएस का टेस्ट सीरीज रिवीजन कर रहे थे। उसी सिलसिले में 50 क्वेश्चन तक हो चुका है। अब 51 से देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है। एक साइड लोकगीत है, दूसरे साइड क्षेत्र है। तो इसमें सही जो सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है। तो जो सही सुमेलित है उसे देख लेते हैं। सोहर एवं कजरी जो लोकगीत है वो अवध क्षेत्र में प्रचलित है, और बिरहा जो लोकगीत है वो पूर्वांचल में प्रचलित है। जबकि आल्हा का संबंध बघेलखंड से नहीं बुंदेलखंड से है। तो तीसरा नंबर गलत हो गया, इसलिए इसका सही विकल्प ए है। 52 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी जो सही सुमेलित नहीं है उसे सिर्फ देखना है। तो जो सही है उसे देख लेते हैं पहले। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1887 है, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ है। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुई है, जबकि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में नहीं 1965 में हुई है। इसी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को पहले मेरठ विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, और इसकी स्थापना 1665 ईस्वी में हुई है। 53 असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला कथन है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा उत्सव ऋषि व्यास से संबंधित है। तो सही है यह कथन। दूसरा कथन है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। यह भी कथन सही है। और तीसरा कथन है जो सही वाला, महाराष्ट्र क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश से बड़ा है। तो ये तीनों कथन सही है। जबकि जो सी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है कालपी नगर गंगा नदी के तट पर स्थित है, जी नहीं, कालपी नगर यमुना नदी के तट पर स्थित है, इसलिए ये गलत है और यही इसका सही विकल्प होगा। 54 उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई थी। तो 1989 में 1989 में प्रदान की गई थी द्वितीय भाषा के रूप में उर्दू को। 55 एक साइड स्थल है, दूसरे साइड जिला। तो इसमें क्या देखना है? अच्छा, सही सुमेलित करना है। तो बरन स्थल बुलंदशहर से संबंधित है, और वासरखेड़ा ये शाहजहाँपुर से संबंधित है, राजघाट वाराणसी से संबंधित है, और अतरंजी खेड़ा एटा से संबंधित है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। 56 राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है। तो ये स्थित कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजनाएं हैं? तो ये जो तीनों दी गई है, गोमती बैराज, लवकुश बैराज और गोकुल बैराज, ये तीनों उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजनाएं हैं। आप इसको मैप में लोकेट कर लीजिए। वैसे इसका आंसर डी है। 58 पहला कथन है वे कृषक जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है। जी नहीं, गलत है। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को सीमांत किसान कहा जाता है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन है उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। तो हाँ, शस्य जलवायु क्षेत्र जो एग्रो क्लाइमेट जोन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, एग्रो क्लाइमेट जोन की संख्या 9 है। तो सिर्फ दूसरा कथन सही, इसलिए बी नंबर ऑप्शन। 59 कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक साइड दिया हुआ है नगर, दूसरे साइड उसका उपनाम। तो जो सुमेलित नहीं है उसे पहचानना है। तो पहला में है आमों का नगर, मलिहाबाद को कहा जाता है, ये सही है। ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है, ये सही है। पूर्व का सिरा जौनपुर को कहा जाता है, यह भी सही है। जबकि पीतल नगरी बरेली को नहीं मुरादाबाद को कहा जाता है। मुरादाबाद को ही पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन इसका विकल्प होगा, मतलब सही इसका आंसर होगा। 60 जब कोई ऋण लंबे भुगतान अवधि एवं कम ब्याज जैसी आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है तो उसे कहा जाता है सॉफ्ट लोन, उसे सॉफ्ट लोन कहते हैं। 61 जो सही सुमेलित है उसे सिर्फ देखना है। तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद में है, ये सही है। दूसरा राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, ये पुणे में है, यह भी सही है। जबकि राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता में है, बेंगलुरु में नहीं। तो इसलिए 1, 2 सिर्फ सही है, विकल्प नंबर ए इसका ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? 62 निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना हुई? तो जनवरी 2005 में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना हुई थी। 63 वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2003 में लागू हुआ, जिसका उद्देश्य क्या था? राजस्व घाटा समाप्त करना, विकल्प बी इसका सही आंसर है। 64 लघु अवधि ऋण दिया जाता है। तो लघु अवधि ऋण अधिकतम 15 माह के लिए दिया जाता है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। 65 सार्वजनिक उद्यम होते हैं तो जिनका संचालन और एवं नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है वो सार्वजनिक उद्यम कहलाते हैं, विकल्प बी इसका सही आंसर है। 66
भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता है? रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको सीएसओ भी कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन। वैसे सीएसओ और एनएसओ को 2019 में एकीकृत कर दिया गया है और दोनों को मिलाकर के एनएसओ नाम जाना जाएगा। 67 संगठन और मुख्यालय। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है उसको ढूंढने के लिए कह रहा है, तो देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक टोक्यो में इसका मुख्यालय है, ये सही है। फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक संघाई में इसका मुख्यालय है, यह भी सही है। विश्व व्यापार संगठन इसका मुख्यालय जिनेवा में, यह भी सही है। जबकि AIIB का मुख्यालय बीजिंग में नहीं मनीला में है, तो यही एक गलत हो गया जो पूछ रहा था। तो सही सुमेलित नहीं है, कौन नहीं है? केवल 3, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 68 इसमें क्या करना है? प्राकृतिक पूंजी के अंतर्गत कौन इसमें सम्मिलित होता है वो पहचानना है। तो वन, जल और खनिज, ये तीनों प्राकृतिक पूंजी है, जबकि सड़कें प्राकृतिक पूंजी के अंतर्गत नहीं काउंट किया जाता है, इसलिए सिर्फ आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा, सी नंबर। 69 जो सही कथन है उसे पहचानना है। पहला कथन है वन के जीव संख्या का पिरामिड उल्टा होता है, तो सही है, वन के जीव संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। दूसरा कथन प्रकाश संश्लेषण की दर लगभग 30 से 35% सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। हाँ, तो प्रतिशत नहीं, 30 से 35 सेंटीग्रेड जब रहता है तापमान, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण का दर अधिकतम होता है। तो दोनों कथन सही हो गया, इसलिए 1 और 2 सही, सी नंबर ऑप्शन। 70 ओडोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किस एक के अध्ययन से संबंधित है? दंत विज्ञान। दंत विज्ञान से संबंधित है ओडोंटोलॉजी। जबकि पेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं, अंग विज्ञान के अध्ययन को ऑर्गेनोलॉजी कहते हैं और अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। 71 दंतवल्क निम्नलिखित में से किस एक कैल्शियम यौगिक से बना होता है? तो दंतवल्क कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है और यह शरीर का सबसे कठोर अवयव होता है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। 72 में कथन है द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। नहीं, प्रमुख घटक कौन होता है एलपीजी का? प्रोपेन और ब्यूटेन, तो इसलिए पहला कथन गलत हो गया। कारण इसके पीछे क्या? मीथेन को सीधे प्रयोग में लाया जा सकता है, तो हाँ, मीथेन को सीधे घरों एवं कारखानों में जलाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, इसलिए कारण सिर्फ सही है और कथन गलत, तो डी नंबर, ए गलत, आर सही, ऑप्शन सही इसका होगा। 73 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यहाँ प्रतिविष प्रतिकारक यानी एंटीडॉट के बारे में पूछ रहा है, तो के का प्रयोग किया जाता है, विटामिन के का, डी नंबर ऑप्शन। 74 निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों में से कौन सा एक सफ़ेद भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो सफ़ेद भालू का संरक्षण दाचिगाम वन्यजीव अभयारण्य में होता है और ये कहाँ है आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। 75 में है जैव विविधता को अल्फ़ा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, यह विभाजन किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया अल्फ़ा बीटा गामा में जैव विविधता को विभाजन? विटेकर द्वारा किया गया था 1972 यानी 1972 में विटेकर ने ही जैव विविधता को अल्फ़ा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता और गामा जैव विविधता के रूप में वर्गीकृत किया था। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि अल्फ़ा जैव विविधता किसे कहते हैं? तो एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जो विविधता होती है उसको अल्फ़ा विविधता जैव विविधता कहते हैं। जबकि बीटा जैव विविधता किसे कहते हैं? एक से अधिक पारितंत्रों के बीच की जो विविधता होती है उसे बीटा कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, अल्फ़ा जैव विविधता एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर की विविधता को बताता है और बीटा जैव विविधता एक से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र के बीच की विविधता को बताता है। जबकि गामा जैव विविधता एक क्षेत्र में कई पारिस्थितिकी तंत्र में समग्र विविधता के बारे में बताता है। तो ये दूसरे टेस्ट सीरीज में भी दिया हुआ था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जीएस वर्ल्ड के 5 टेस्ट सीरीज को मैंने अपलोड कर दिया है, नहीं देखा है तो आपने देख लीजिए। आप दृष्टि का भी एक टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुका है, उसे भी आप देख सकते हैं। चलिए 76 में निम्नलिखित पत्तनों में से कौन सा एक स्वेज नहर का सबसे दक्षिणी पत्तन है? तो सबसे दक्षिणी पत्तन पोर्ट स्वेज है। और आपके लिए क्वेश्चन है, स्वेज नहर कौन से 2 सागर को जोड़ता है, बताइए। अच्छा, अगर इसी में पूछ देता कि सबसे उत्तरी कौन है तो पोर्ट सईद होता है, लेकिन सबसे दक्षिणी पूछे तो पोर्ट स्वेज। 77 खाद्य श्रृंखला में चींटी आती है,
तो खाद्य श्रृंखला में चींटी का जो स्थान है वो प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी और अपघटक की श्रेणी दोनों में आता है, इसलिए ए सी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 78 प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक भाग उत्सर्जित होता है कहाँ से? आर्द्र भूमियों से होता है 76%, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 79 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश की न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले बताना है। तो ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। ललितपुर का जनघनत्व है 242, सोनभद्र का 270 और हमीरपुर का 275, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। 80 नंबर क्वेश्चन, पहला कथन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता में कानपुर नगर की साक्षरता लखनऊ से अधिक है, तो ये सही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला बलरामपुर है, जी नहीं, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है, इसलिए दूसरा गलत हो गया, पहला सही, इसलिए ए नंबर ऑप्शन। वैसे उत्तर प्रदेश में संपूर्ण महिला साक्षरता जो प्रतिशत है वो 57.2% है अभी तक। 81 भारत में स्थित निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक केरल में स्थित नहीं है? तो वेम्बनाथ झील केरल में ही स्थित है, पेरियार झील केरल में स्थित है, अष्टमुदी झील भी केरल में स्थित है, कोलेरू झील केरल में नहीं आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये सारे झील को आप मैप में लोकेट कर लीजिए तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। 82 निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? तो अहमदाबाद में क्षेत्रीय कार्यालय है सेबी का, दिल्ली में भी क्षेत्रीय कार्यालय है सेबी का, कोलकाता में भी क्षेत्रीय कार्यालय है सेबी का, जबकि पुणे में नहीं है क्षेत्रीय कार्यालय। कहाँ है? चेन्नई में है। तो चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, ये सब जगह क्षेत्रीय कार्यालय है। थोड़ा सा जुड़ा हुआ बात बताता हूँ, सेबी की स्थापना हुई थी 30 जनवरी 1992 को। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। वैसे सेबी का गठन 12 अप्रैल 1988 में हुआ है, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा 1992 में मिला है, 30 जनवरी 1992 में। 83 निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से कौन से बाल्टिक राज्यों के अंतर्गत सम्मिलित है? तो बाल्टिक राज्यों के अंतर्गत सम्मिलित है लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया। स्लोवाकिया का संबंध नहीं है, इसलिए 2, 3, 4 सिर्फ इसका सही आंसर हो जाएगा। 84 कथन दिया हुआ है, पहला कथन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर केवल मकर रेखा गुजरती है। सही है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से सिर्फ मकर रेखा गुजरती है। आप मैप में जरूर देखिए इसको। ब्राज़ील से विषुवत एवं मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। हाँ सही है। तो विषुवत रेखा ब्राज़ील के ऊपरी पार्ट से और मकर रेखा ब्राज़ील के दक्षिणी पार्ट से गुजरती है। सही है ये भी कथन। नेक्स्ट, मध्य अमेरिकी देशों में केवल ग्वाटेमाला से ही कर्क रेखा गुजरती है। जी नहीं, कर्क रेखा उत्तरी अमेरिकी देशों में केवल ये मैक्सिको से गुजरती है। तो तीसरा गलत हो गया, 1, 2 सही, विकल्प नंबर सी इसका आंसर होगा। 85 निम्नलिखित में से कौन एक भूमध्य सागरीय जलवायु वाला एशियाई देश नहीं है? तो एशियाई देश जो नहीं है वो देख लेते हैं। पहले एशियाई देश जो है उसे देख लेते हैं। तो जॉर्डन एशिया भूमध्य सागरीय जलवायु वाला एशियाई देश है, साइप्रस भी उसी कैटेगरी में आएगा और अजरबैजान। तो जबकि जो इजराइल है, अच्छा इसमें पूछ क्या रहा था, एक भूमध्य सागरीय जलवायु वाला एशियाई देश नहीं है, तो जो है उसके बारे में भी मैंने पढ़ा है। जो नहीं है वो कौन नहीं है? ये इजराइल नहीं है, इजराइल नहीं है भूमध्य सागरीय जलवायु वाला देश। फिर से मैं इसको पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है कि कौन एक भूमध्य सागरीय जलवायु वाला एशियाई देश नहीं है। तो जॉर्डन है, साइप्रस है, इजराइल भी है, अजरबैजान नहीं है, अजरबैजान नहीं है। तो कुल मिला के 5 देश का वैसे लिया जाता है नाम भूमध्य सागरीय एशियाई देशों का, जॉर्डन, साइप्रस, इजराइल, तुर्की और लेबनान। जबकि अजरबैजान भूमध्य सागरीय देश में नहीं आता है। अजरबैजान भूमध्य सागरीय देश में नहीं आता है। 2 बार मैं भूल दिया हूँ क्योंकि गलत से थोड़ा पढ़ दिया था। 86 निम्नलिखित में से कौन सा एक एल नीनो का परिणाम नहीं हो सकता? तो परिणाम कौन हो सकता है एल नीनो का, ये देख लेते हैं पहले। भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति, ये हो सकती है। समुद्री मछलियों का घट जाना, यह भी हो सकता है क्योंकि प्लैंकटन की संख्या घट जाएगी, इसलिए समुद्री मछली भी कम हो जाएंगी। और समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता, तो यह भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? पेरू के तट पर अनियमित शीतलता, ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एल नीनो क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ तो पता चल जाएगा कि क्यों अनियमित शीतलता नहीं हो सकती। पेरू धारा क्या है? दरअसल पेरू धारा प्रतिस्थापित हो जाता है किस पर? भूमध्य, मतलब पेरू धारा पर जो भूमध्य रेखीय जो उष्ण धारा होती है, जो गर्म धारा होती है, तो पेरू धारा कोल्ड धारा होती है, ठंडी धारा।
तो भूमध्यरेखीय जो गर्म धारा है वो पेरू धारा पर, जो कि ठंडी धारा है, उस पे आ जाती है। तो यही कारण, तो वो गर्म हो जाएगा। तो यही कारण है कि पेरू के तट का अनियमित शीतलता नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो गर्म हो जाएगा। 87 नंबर, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक पंबन चैनल द्वारा मुख्य भूमि से पृथक होता है? तो पंबल चैनल द्वारा रामेश्वरम द्वीप, जो कि तमिलनाडु में है, वो पृथक होता है। विकल्प सी नंबर इसका आंसर। देखिए, जो थोड़ा समझ में ना आए ना, तो वीडियो थोड़ा धीरे कर लीजिए या फिर से रिपीट कर लीजिए, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा। 88, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? तो मिजोरम में पाया जाता है। वर्ष 89 में, वर्ष 2001 से 11 की अवधि में जनघनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई थी? तो 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई थी। वृद्धि पूछ रहा है इसमें, और सिर्फ जनघनत्व पूछता तो कितना होता हमारा? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और वृद्धि पूछ रहा है इसलिए 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला एरिया पूछे तो बिहार 1102 है, और सबसे कम जनघनत्व वाला एरिया पूछे तो अरुणाचल प्रदेश है 17 प्रति वर्ग किलोमीटर। 90, वर्ष 2001 से 11 के दौरान ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर 12.3% रही है। 91, सेंट्रल, विचार करना है, पहला कथन है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है इसको, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, क्योंकि 10 सितंबर 1928 की इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद हो जाएगा सैंडर्स की हत्या, क्योंकि 17 दिसंबर 1928 को इसकी हत्या हुई, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना और सैंडर्स की हत्या दोनों एक ही वर्ष से संबंधित है, 1928 से। लेकिन सबसे पहले ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई है, फिर हुई है सैंडर्स की हत्या। तो 2 और 3। उसके बाद स्थान आएगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड में, बम कांड। तो 6 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कांड हुआ था। और फिर लास्ट में चटगांव आर्मरी रेड 18 अप्रैल 1930 को। सही विकल्प डी इसका हो जाएगा। 92, निम्नलिखित में से किस एक रिपोर्ट में पहली बार प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन। हंटर कमीशन लॉर्ड रिपन के काल में आया था 1882 में, उसी में ये सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। अच्छा, वैसे आपके लिए क्वेश्चन है, हंटर कमीशन का मेन उद्देश्य क्या था? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। 93, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में बनाई गई समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो जो था पहले देख लेते हैं। मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी भी थे और सी आर दास भी थे, जबकि अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं थे। इन तीनों के अलावा तैयब जी और जयकर का भी नाम आता है इस समिति में, तो याद रखना है इसको। 94, कथन दिया हुआ है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ नेता मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को स्वीकार करने के पक्ष में थे। तो ये बात सही है कि कुछ नेता स्वीकार करने के पक्ष में थे। कारण क्या है इसके पीछे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो ये कारण भी सही है अपने आप में, हालांकि एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता, इसलिए ये बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। 95, विद्रोह दिया हुआ है, राज दिया हुआ है, मिलान करना है सिर्फ। तो बेलुथम्पी विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड में। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में। और तेभागा विद्रोह बंगाल में, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 96, समुद्रगुप्त को मिली उपाधियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो पढ़ लेते हैं। वैसे ये तीनों सत्य है, बस मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा अच्छे से ताकि रिवीजन हो जाए। धर्म प्रचार बंधु भी उपाधि दिया गया था समुद्रगुप्त को। कहाँ से पता चलता है? प्रयागराज स्तंभ लेख है, वहीं इसका उल्लेख है, समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु कहा गया है। दूसरा जो उपाधि है कविराज की, ये कैसे पता चलता है कि समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई थी? सिक्का मिला है और सिक्कों पे उनको बीना बजाते हुए दिखाया गया है और कुछ गाते हुए, इसलिए कविराज की उपाधि भी उनको दी गई है। तीसरा उपाधि क्या है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन? विंसेंट स्मिथ ने कहा था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। तो ये तीनों उपाधि समुद्रगुप्त के नाम है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी। नहीं, सही आंसर हो जाएगा सी। 1 2 3 4 1 2 3। 97, कथन है फिर से, गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। तो सही है ये कथन। कारण क्या है इसके पीछे? हरे पत्ते वाली सब्जियां फोलिक अम्लों के प्रचुर स्रोत हैं जो डीएनए संश्लेषण हेतु आवश्यक हैं। तो
तो ये भी सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करता है, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 98, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है, पोषण संबंधी एक तरह का विकार है जो बच्चों में होता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। वैसे और जो अन्य विकल्प है उसके बारे में देख लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। ये जेरेप्थेल्मिया जो है ये नेत्र संबंधी एक विकार है जो विटामिन ए की कमी से होता है। हिमारेजी जो है ये विटामिन के की कमी से होता है। और निक्टालोपिया जो है ये सामान्य रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से ही। तो ये रिवीजन हो गया। और 99 में, अच्छा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। आप वीडियो देखते हैं मगर प्रेम पूर्वक लाइक नहीं करते हैं, तो आप ज़रूर लाइक कीजिए। चलिए 100 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा के रूप में जाना जाता है? तो जो LSD है इसे भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा के रूप में जाना जाता है। LSD का फुल फॉर्म बता देता हूँ। लाइसर्जिक अम्ल डाइथाइलेमाइड कहते हैं इसे, लाइसर्जिक अम्ल डाइथाइलेमाइड कहते हैं और ये एक तरह का भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा है LSD। तो इस वीडियो में 100 नंबर क्वेश्चन तक ही एक पार्ट और छोटा छोटा वीडियो रख रहा हूँ ताकि बोरिंग ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।